तो कभी सोचा है सुपरमैन और सिल्वर सर्फर में कौन ज्यादा पावरफुल है, या फिर अगर न्यू कैप विथ वाइब्रेनियम सूट की फाइट हो जाए नेमोर के साथ जिसके पास सेम वाइब्रेनियम है, तो क्या होगा? ऐसे ही कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। सुपरमैन वर्सेस सिल्वर सर्फर। अब सबसे पहले बात करें सुपरमैन की, तो ये काल एल है जो क्रिप्टॉन प्लैनेट से बिलोंग करता है। डीसीयू में सुपरमैन होप को रिप्रेजेंट करता है और हमारे सोलर सिस्टम का येलो सन उसे पावर देता है, जिसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लाइट स्पीड, रिफ्लेक्सेस, हीट विजन, एक्सरे विजन जैसी कई सारी चीजें। सुपरमैन के पंचेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये बंदा जनरल जॉर्ड, स्टेफन वुल्फ और डूम्सडे जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर चुका है, और जस्टिस लीग में भी सबसे पावरफुल सुपरमैन ही था। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी सुपरमैन के कुछ वीकनेसेस है, जैसे क्रिप्टोनाइट का छोटा सा टुकड़ा भी सुपरमैन की मौत का कारण बन सकता है। और दूसरी वीकनेस है रेड सन रेडिएशन। रेड सोलर रे से सुपरमैन मरता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब सिल्वर सर्फर की बात करें तो ये एक पहला ह्यूमनॉइड एलियन था, लेकिन अपने प्लैनेट के लोगों को बचाने के लिए ये गैलेक्टस का हेरल्ड बन जाता है। पर हेरल्ड बनने के बाद सिल्वर सर्फर को कॉस्मिक पावर्स मिली, इसलिए अब सिल्वर सर्फर एनर्जी प्रोजेक्शन, मैटर मैनिपुलेशन और लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। लेकिन सिल्वर सर्फर की पावर्स उसके बोर्ड से आती है। अगर कॉस्मिक डिस्ट्रप्शन की वजह से बोर्ड सिल्वर सर्फर से अलग हो जाता है तो नॉरिन अपनी सारी पावर्स को खो देता है, लेकिन ऐसा होना काफी रेयर है। अब इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। सुपरमैन 98% डिपेंडेंट है अपने फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर। इसने अपने स्ट्रेंथ से प्लैनेट के टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया है, और डूम्सडे जैसे को बराबरी की टक्कर देना कोई छोटी बात नहीं है। वही सिल्वर सर्फर ने आज तक ऐसी कोई फीट शो नहीं की जिससे वो फिजिकली सुपरमैन से कंपेयर हो सके, लेकिन पावर कॉस्मिक एक डिफरेंट लेवल की पावर है। ये एबिलिटीज से सिल्वर सर्फर मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर स्पीड की बात करें तो स्पेशली डीसीयू में सुपरमैन की स्पीड पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था, और अगर हम इसे डीसीयू का सेकंड सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर बोले तो गलत नहीं होगा। वैसे फर्स्ट पोजीशन अब भी फ्लैश के नाम पर है, लेकिन सिल्वर सर्फर भी फास्टर देन लाइट है। हो सकता है सिल्वर सर्फर के रिएक्शन टाइम सुपरमैन जितने फास्ट ना हो, लेकिन सर्फर की कॉस्मिक अवेयरनेस सामने वाले के अटैक्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी दोनों काफी अच्छे हैं। सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से वीक था, उसके बाद भी न्यूक्लियर मिसाइल से सर्वाइव कर गया, और सिल्वर सर्फर तो खुद पावर कॉस्मिक है। इसे डैमेज देने के लिए सीधा गैलेक्टस नहीं तो सेलेस्टियल को सामने आना पड़ेगा। लेकिन अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ और स्पीड से मैच करना बाकी हीरोज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एबिलिटीज और वर्सेटैलिटी उसे यहाँ पर विनर बनाती है। बेसिकली सिल्वर सर्फर को फिजिकली डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऊपर से बंदा फेजिंग कर सकता है। इसलिए सुपरमैन की हैवी अटैक से तो सिल्वर सर्फर की बॉडी आर पार हो जाएगी, और सिल्वर सर्फर एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, इसलिए हीट विजन भी यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाली। ओवरऑल सिल्वर सर्फर की एबिलिटीज वे मोर बेटर है सुपरमैन के कंपैरिजन में, इसलिए आज की सुपर बैटल में सिल्वर सर्फर विनर बन जाता है। न्यू कैप्टन अमेरिका वर्सेस नेमोर। अब सैम विल्सन पहले एक पैरा रेस्क्यू मैन था, फिर फैल्कन बना और अब कैप्टन अमेरिका। बेसिकली सैम विल्सन ही स्टीव रॉजर्स का असली सक्सेसर है, इसलिए अब विल्सन के पास वाइब्रेनियम शील्ड देखने मिल जाती है, और हाल ही में वकांडा वालों ने सैम को एक अपग्रेडेड वर्जन वाइब्रेनियम सूट दिया, जिसकी बात हम कुछ देर में करते हैं। लेकिन फिर आता है नेमोर, जो टैलोकान का राजा है। इसका जन्म ऑलमोस्ट 400 साल पहले हुआ था। बेसिकली नेमोर की मदर ने वाइब्रेनियम से बना लिक्विड पी लिया था, जिसकी वजह से वो जमीन के बदले पानी में जिंदा रहने लगते हैं। लेकिन उस वाइब्रेनियम हर्ब की वजह से नेमोर को यूनिक एबिलिटीज मिली, इसलिए अब इनकी पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लेता है। तो सैम एक हाईली स्किल्ड फाइटर है, लेकिन इसने कभी सुपर सोल्जर सेरम की इंजेक्शन नहीं लिया है, इसलिए आखिर में एक नॉर्मल इंसान ही है। लेकिन फिर भी रेड हल्क जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर चुका है, क्योंकि अब इसके पास वाइब्रेनियम एक्सो सूट है जो नैनोटेक से बना है, और ये सूट सैम को काफी ज्यादा फास्ट होने में मदद करता है, और इसकी फिजिकल एबिलिटीज को भी एनहांसमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन स्पेशल बात इसके विंग्स में है। सैम को प्रोटेक्ट करने के लिए विंग्स अपने आप मूव करते हैं, बट अब इन विंग्स में काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी आ चुकी है। साथ में रेड विंग नाम की ड्रोन है जो सैम के लिए अटैक भी करते हैं, और अब तो रेड विंग शील्ड को भी यूज करना जानते हैं। अब वैसे तो नेमोर के पास भी दुनिया भर का वाइब्रेनियम है, लेकिन टैलोगन का भी वकांडा की तरह हाईली टेक बेस्ड एम्पायर नहीं बना, इसलिए टैलोगन वासी के पास ज्यादा एडवांस आर्मर या वेपन देखने नहीं मिलते। नेमोर खुद एंशिएंट टाइप के कपड़े पहनकर घूमता है, और कुकुलकान फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये अपने ब्रूट फोर्स से ही एम्बोको जैसे को नॉकआउट कर सकता है। फिर इसके पास वाइब्रेनियम स्पेयर भी देखने मिल जाता है, जो ज्यादा यूज तो नहीं हुआ, लेकिन इससे एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक किया जा सकता है, और नेमोर ने कई सारे वाइब्रेनियम बैटल शिप्स को भी बर्बाद कर दिया था। नेमोर के पैरों में विंग्स लगे जो इसकी मूवमेंट्स को और भी ज्यादा फास्ट बना देता है, और पानी के अंदर तो नेमोर का कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता है। अब वीकनेस की बात करें तो सैम की सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसकी ह्यूमन बॉडी। कोई इंसान खुद को कितना ही पुश करेगा, एक लिमिट के बाद वो आउट ऑफ स्टेमिना होकर, नहीं तो लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सैम आज भी कंफ्यूज रहता है कि उसे सेरम
सीरम लेना चाहिए या नहीं। फिर सैम विल्सन की गियर की डिपेंडेंसी एक प्रॉब्लम है। सूट वाइब्रेनियम से बना, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये इंडिस्ट्रक्टेबल बन चुका है। रेड हल्क सूट को तोड़ चुका है और इस मोमेंट पर रेड हल्क शांत ना होता तो सैम और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे सब निपट जाते। फिर नेमोर की वीकनेस की बात करें तो पानी से बाहर इसकी बॉडी मॉइस्चर लूज करने लगती है, इसलिए नेमोर कुछ दिन अगर पानी से बाहर रहे तो कमजोर होने लग जाएगा। फिर हीट सेंसिटिविटी भी एक बड़ा इशू है। वकांडा फॉरएवर में हमने देखा था कि कैसे शूरी ने हीट का यूज करके नेमोर को कमजोर बना दिया था, लेकिन यहाँ शूरी ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए होंगे इस हीट कंटेनर को बनाने के लिए। दूसरे किसी भी हीट बेस्ड चेंबर में नेमोर कमजोर नहीं होने वाला। और फाइनल वीकनेस है उसके पैरों में लगे विंग्स। ये विंग्स नेमोर की बॉडी के कमजोर पार्ट्स है। इनके अलग होने पर नेमोर को काफी पेन फील होता है और साथ में एक बार कट होने पर इन विंग्स को रिग्रो करने में काफी टाइम लग जाता है। अब बैटल सिनेरियोस की बात कर लेते हैं तो अगर इनकी फाइट जमीन पर होती है तो सैम की एजिलिटी, विंग्स की काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन और टेक्टिकल स्किल्स उसे ज्यादा फायदा दे सकती है। और सैम के खिलाफ नेमोर यहाँ पर सिर्फ अपने रॉ पावर को ही यूज कर सकता है, इसलिए सैम अगर सही से अपनी टेक्नोलॉजी और एनर्जी अटैक्स को यूज करता है तो नेमोर के लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी फाइट पानी में होती है तो यार नेमोर एक गॉड लेवल बीइंग बन जाता है। इसके सिर्फ एक बार टैप करने से पानी में शॉकवेव बन गई थी। तो अगर नेमोर सीरियस होकर फाइट करना शुरू कर दे तो कैप यहाँ पर नहीं जीतने वाला। वैसे भी सैम अंडर वाटर फाइट की पीठ लैक करता है और अगर ये दोनों हवा में फाइट करते हैं तो ये दोनों उड़ सकते हैं, लेकिन सैम ज्यादा से ज्यादा रेड विंग से नेमोर को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन नेमोर अपने रॉ स्ट्रेंथ से ज्यादा बेटर तरीके से अटैक कर पाएगा। इसलिए अब कंक्लूजन की बात करें तो कैप्टन अमेरिका और नेमोर दोनों अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। सैम जमीन पर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा जबकि नेमोर पानी और हवा में। इसलिए आखिर में डिपेंड करता है कि फाइट ये लोग कहाँ पर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो वर्सेस गूस। अब हम बात करने वाले दो सुपर पेट्स की। एक तरफ सुपरमैन का क्रिप्टो है, क्रिप्टॉन का सुपर डॉग, और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल की गूस है जो दिखती एक नॉर्मल बिल्ली की तरह है लेकिन असल में एक फ्लर्किन है। इन दोनों में कौन जीतेगा यही हम बात करने वाले हैं और साथ में इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं क्रिप्टो की। ये सुपरमैन का लॉयल डॉग है और क्रिप्टॉन से आने की वजह से इसके पास भी सुपरमैन जैसी पावर्स देखने मिल जाती है, लेकिन थोड़ी कम इंटेंसिटी में। ये भारी से भारी चीज उड़ा सकता है और जोर से अटैक कर सकता है। ये तेज भाग सकता है और उड़ भी सकता है। अपनी आंखों से लेजर बीम प्रोजेक्ट कर पाता है और इसकी स्किन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल अटैक से इसे कुछ नहीं होता है। इसकी सूंघने की शक्ति काफी अच्छी है और इसके पास एक्सरे विजन भी देखने मिल जाती है। अब गूस की बारी। ये कैप्टन मार्वल मूवी में दिखी थी और पहली नजर में लगता है कि एक क्यूट सी बिल्ली है, लेकिन ये फ्लर्किन है, एक एलियन स्पीशीज, और इसकी पावर्स में आते हैं कि ये अपने मुंह से लंबे लंबे टेंटिकल्स निकाल सकती है जो अटैक्स और डिफेंस दोनों में काम आते हैं। इसकी बॉडी के अंदर एक अलग दुनिया है जहाँ ये बड़ी से बड़ी चीज को सॉलो कर सकती है, जैसे टेसरेक्ट और क्री सोल्जर्स। वैसे कॉमिक्स में फ्लर्किन और भी ज्यादा डेंजरस स्पीशीज देखने मिल जाती है जो टेलीपोर्ट भी कर सकती है, लेकिन मूवी में गूस का फोकस क्लोज रेंज अटैक पर था। और अगर इनके इंटेलिजेंस की बात करें तो ये नॉर्मल बिल्ली जैसा ही बिहेव करती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो और गूस अगर बैटल करे तो यहाँ पर विनर कौन बनेगा। तो क्रिप्टो के एडवांटेजेस में आते हैं स्पीड और फ्लाइट, जिससे वो गूस के टेंटिकल से दूर रह सकता है। फिर क्रिप्टो हीट विजन के जरिए गूस पर दूर से अटैक कर पाएगा, जबकि गूस के पास कोई रेंज अटैक नहीं है। इनवर्नेबिलिटी की वजह से गूस के टेंटिकल शायद इसको ज्यादा डैमेज भी नहीं दे पाएंगे और कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस में भी क्रिप्टो आगे है। फिर गूस के एडवांटेजेस की बात करें तो गूस अगर स्मार्ट वर्क करे और क्रिप्टो को सॉलो कर ले तो शायद ये फाइट वहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि गूस के अंदर एक पूरा पॉकेट डायमेंशन है। लेकिन ऐसा करने के लिए गूस को एक सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा, लेकिन क्रिप्टो की स्पीड और फ्लाइट के साथ वो आसानी से डॉज कर सकता है। और अगर गूस इसको सॉलो भी कर लेती है तो क्रिप्टो अपनी सुपर स्ट्रेंथ या फिर हीट विजन से अंदर से गूस पर अटैक कर सकता है। अब गूस के पेट के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन है, लेकिन यह डायमेंशन कितना बड़ा है और कितना ड्यूरेबल है वो हमें नहीं पता। इसलिए ओवरऑल सारे एडवांटेजेस क्रिप्टो को मिलते हैं, इसलिए क्रिप्टो यहाँ पर विनर बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज के रैंडम क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।